एक दिन जब मैं गौरव की अलमारी ठीक कर रही थी तो उसमें रखी डायरी में पढ़ने लगी। गौरव को डायरी लिखने का बहुत शौक था। उसे पढ़कर उसमें रखी बहुत सी पेंटिंग व स्केचिंग देखकर मैं स्तब्ध रह गई, क्योंकि वे सभी तस्वीरें मेरी ही थी। कहीं हंसते हुए, कहीं पढ़ते हुए, कहीं डांस करते हुए। एक पल के लिए मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरी आंखें डबडबा गई। मैंने गौरव से पूछा, ये सब क्या है, कब का है? और वे सारी कहानी बताने लगे। मेरे पापा का देहांत काफ़ी पहले ही हो चुका था। मैं और मेरी दीदी बहुत छोटे ही थे। मेरी माँ ने ही हमें पाला पोसा, पढ़ाया, लिखाया। धीरे धीरे हम बड़े हो गए। माँ को इस तरह से काम करते देख बहुत दुख होता था। वह एक स्कूल में शिक्षक थी और घर का भी सारा काम स्वयं ही करती थी। मेरी दीदी भी पढ़ लिख कर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी, जिससे माँ को मदद मिल जाती थी। माँ ने हमारी पढ़ाई में भी कोई कसर नहीं छोड़ा। मैं कॉमर्स लेकर पढ़ा। एमकॉम करते ही मुझे कॉलेज में नौकरी मिल गई। साथ ही मैं पीएचडी भी करता रहा। 24 वर्ष की ही आयु में जब मैं अध्यापक के रूप में पहली बार कॉलेज गया, वहाँ सभी विद्यार्थियों का मेरे साथ मित्रों जैसा व्यवहार रहा। सभी विद्यार्थी हमें बहुत प्यार करते थे, सम्मान देते थे। उन्हीं विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी थी प्रीति, अर्थात आप, जिसे देखते ही मैं मोहित हो गया। आपकी सादगी और मधुर आवाज़ मुझे बहुत पसंद थी। आपको पढ़ाना हमें अच्छा लगता था। मन ही मन में आपको बहुत पसंद करने लगा। खाली समय में हमें पेंटिंग करना बहुत पसंद है, अतः एकांत में बैठकर आपकी स्केचिंग बनाया करता था। पढ़ाई में आपकी बहुत रुचि थी, जिसके कारण आप सभी शिक्षक की चहेती थी। अपने दिल की बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि एक गुरु और शिष्य के रिश्ते की मर्यादा थी। अतः मैंने इस प्यार को दिल में ही दबा दिया और कभी किसी को नहीं बताया। आपके कॉलेज से जाने के बाद मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारी कभी भी मुलाकात हो पाएगी। 2-3 वर्षों पश्चात जब मैंने आपको बैंक में देखा तो देखते ही पहचान गया और बिना बोले रह नहीं गया। देखते ही देखते मैंने पूछ लिया, क्या आपका नाम प्रीति है? यह सुन आप झुंझला कर बोली, हाँ मेरा नाम प्रीति है। तो क्या आप मुझे जानते हैं? सभी अपना काम करवाने के लिए जान पहचान निकालने लगते हैं। इतना कहकर वह अपना काम करने लगी। मैं चुपचाप खड़ा था। आपने ज्यों ही कुछ कहने के लिए अपना सिर ऊपर किया, देखते ही बोल पड़ी, अरे सर आप, और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगी। अपनी कुर्सी से उठकर बाहर आई और अपने केबिन में बैठने का आग्रह किया। जल्दी जल्दी अपने कामों को निपटाने लगी। उसी बीच मुझसे बातें करती रहीं। आपने कहा, और सर आप अभी उसी कॉलेज में है या कहीं और? मैंने उत्तर दिया, मैं उसी कॉलेज में हूँ। फिर आपने यानी प्रीति ने पूछा कि सर आपके कितने बच्चे हैं? इस प्रश्न पर मैं हंसने लगा। मेरी ओर देखने लगी और बोली, क्या हुआ सर, मेरा प्रश्न गलत था क्या? मैं हंसते हुए बोला, अरे बच्चे तो शादी के बाद ही होंगे ना। प्रीति मुझे आश्चर्य से देखने लगी। इधर प्रीति के पास काफ़ी काम था। मैंने कहा, आप अपना काम करिए, मैं चलता हूँ। उसने कहा, ठीक है, आप अपना फ़ोन नंबर व पता दे जाइए, आपका काम होते ही मैं फ़ोन कर दूँगी। मैंने अपना नंबर व पता दिया और वापस चला आया। मेरे तो खुशी का ठिकाना ही न रहा, क्योंकि इतने दिनों बाद मैं प्रीति से मिला था। उसकी बातें याद करके मन ही मन मुस्कुराता रहा। मेरी माँ ने पूछ ही लिया, क्या बात है बेटा, तू बड़ा प्रसन्न लग रहा है। मैंने कहा, नहीं माँ, कुछ नहीं, और शांत हो गया। प्रीति गौरव की बात सुनते सुनते न जाने कब उन पलों में खो गई और सोचने लगी, जब मैं बैंक से घर जाती अपने पापा के दिन भर की बात करके हंसने लगती थी। दोनों बहुत खुश थे। उस दिन भी मैं घर गई और पापा से बताने लगी, पापा आज बैंक में मेरे गौरव सर आए थे, और सारी बात बताते हुए दोनों खूब हंसने लगे। तभी मेरी बुआ का फ़ोन आ गया। मैंने फ़ोन पापा को दे दिया। बुआ जी ने पापा से मेरे लिए एक लड़का बताया और कहा, प्रीति अब बड़ी हो गई है, धीरे धीरे उम्र निकलती जा रही है। भैया कब तक जवान लड़की यूं ही बिठाए रहेंगे? लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ये लड़का बहुत अच्छा है, कहिए तो बात आगे बढ़ाई जाए।
पापा ने कहा प्रीति से बात करके बताऊंगा और फोन काट दिया। मैं रसोई से बाहर आई तो पापा को चिंतित देखकर पूछने लगी, क्या हुआ पापा, बुआ जी क्या कह रही थी? पापा कुछ सोचते हुए बोले, बेटी तू शादी कर ले, मैं कब तक बैठा रहूंगा। मैंने हमेशा की तरह मना कर दिया और कहा मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। यदि ईश्वर ने मेरे लिए किसी को बनाया होगा तो मिल ही जाएगा, लेकिन पता है पापा वह भी आपके साथ रहेगा। पापा हंस पड़े और बोले, हर बार तू ही जीत जाती है, सभी मुझसे नाराज है कि तू शादी नहीं कर रही है बेटी। मैंने कहा पापा हम और आप खुश हैं ना, मेरे जाने के बाद क्या वे लोग आपका ध्यान रखेंगे? यह कहकर मैं अपना काम करने लगी। फिर भी पापा को बुआ जी की बातें कचोटती रही। मैं सुबह बैंक चली गई, गौरव सर को फोन करके बताया कि आपका काम हो गया है, घर वापसी में मैं आपको पेपर्स दे दूंगी। गौरव सर ने धन्यवाद देते हुए कहा, अरे आप क्यों परेशान होंगी, मैं आ जाता हूँ। थोड़ा चिढ़ाते हुए मैंने कहा, क्यों सर आप मुझे बुलाना नहीं चाहते? वे हंस पड़े और बोले, क्यों नहीं, ये आपका ही तो घर है। मैं शाम को सर के घर पहुंची, वहां गौरव सर ने माँ से मेरा परिचय करवाया। मैंने सर के पेपर्स दिए और बैठकर माँ से बातें करने लगी और मैंने कहा, आंटी आप मुझे जानती हैं, आप मुझे पढ़ा भी चुके हैं, क्या पता था कि हम इस तरह फिर मिलेंगे। आंटी आप अकेली ही रहती हैं क्या? वे मेरा मुख देख रही थी और बोली, हाँ बेटा, गौरव ने शादी ही नहीं की, कितना समझाया पर ये मानता ही नहीं, कहता है कि यदि अच्छी ना आई तो वे आपको परेशान करेगी। यह सुन मैं समझाने लगी, सभी लड़कियों की सोच बुरी नहीं होती, आपकी भी तो एक बेटी है, क्या वे अपने घर को नहीं संभाल रही है? तभी सर बोले, अच्छा छोड़िए, आप बताइए आपने शादी क्यों नहीं की? अरे मेरी बात छोड़िए सर, गौरव ने कहा, क्यों? मेरे पैदा होते ही मेरी माँ का देहांत हो गया। मेरे पापा ने मम्मी पापा दोनों का फर्ज अकेले निभाया, अब बेटा बेटी दोनों बनकर मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। मेरी बातों से वे बहुत प्रभावित हुए। माँ ने तो मजाक ही मजाक में कह भी दिया था कि मुझे तो तू ही पसंद है। हम सब हंस पड़े और बात को टालते हुए मैंने कहा, अच्छा आंटी अब चलती हूँ, फिर आएंगे। मैं वापस घर चली आई। पापा मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने पूछा, बेटी गौरव के यहाँ से आ रही है क्या? हाँ पापा बताया तो था। और हम दोनों काफ़ी देर तक वहाँ की बातें करते रहे। मैंने पापा से सर की शिकायत भी की, उनकी माँ अकेली है और सर है कि शादी भी नहीं कर रहे हैं, केवल इसीलिए कि यदि वे उनकी माँ के साथ उचित व्यवहार ना करेगी तो क्या होगा। पापा क्या सभी लड़कियां बुरी सोच वाली ही होती है? पापा मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे थे और मुस्कुराते हुए बोले, पगली जैसे तू अपने पापा की फिक्र में शादी नहीं कर रही है वैसे ही तेरे गौरव सर भी हैं। अच्छा चलो खाना खाकर आराम करो। हम दोनों खाना खाकर आराम करने चले गए। यूं ही दिन व्यतीत होता गया। कुछ दिनों के बाद मैं बैंक के लिए तैयार हो रही थी, तभी अचानक पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें बेहोश देख मैं घबरा गई। तुरंत बैंक फोन करके छुट्टी लिया और गाड़ी मंगवाई। तभी गौरव का भी फोन बार बार आ रहा था। मैंने फोन उठा लिया और पापा की तबीयत के विषय में बताते हुए मेरी आवाज़ भर्राने लगी। मैंने कहा, मैं आपको अस्पताल से आकर फ़ोन करूंगी। गौरव के पूछने पर हमने अस्पताल का नाम बता दिया। मैं पापा को लेकर अस्पताल पहुंची। वहां गौरव पहले से ही खड़े थे। पापा को तुरंत भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने देखते ही बहुत सारी टेस्टिंग लिख दी। धीरे धीरे सभी रिपोर्ट्स आने लगी। कुछ इलाज भी शुरू हो गया था। हम पापा के होश में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं रोए जा रही थी। पापा उठिए, बातें करिए। मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को भी फोन कर दिया, पर आज के व्यस्त जीवन में किसी को किसी के लिए समय ही कहाँ। शायद ईश्वर ने ही गौरव को मेरी मदद के लिए भेजा था। ऐसे समय में जब मैं टूट रही थी तब गौरव ने ही आकर मुझे संभाला और मेरे दुख में बराबर खड़े रहे। तभी
नर्स बाहर आई और बोली, डॉक्टर पेशेंट को होश आ गया। मैं दौड़ी, डॉक्टर ने रोकते हुए कहा, अभी आप नहीं मिल सकती, और गेट बंद हो गया। मैं बाहर खड़ी रो रही थी, तभी गेट खुला। मैं दौड़कर पापा से लिपट गई। पापा आपको क्या हो गया? पापा ने हमेशा की तरह अपने दर्द को छिपाते हुए मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू मेरे पास ही बैठ। मैं पापा का हाथ अपने हाथों में थामे बैठी रही। तभी गौरव का फोन आ गया कि मैं कॉलेज से निकलते समय रिपोर्ट्स ले लूँगा। मेरे मना करने के बाद भी वे नहीं माने। मैंने कहा ठीक है। पापा के पूछने पर मैंने बताया कि गौरव सर का फ़ोन है, जब से आप बीमार हुए हैं वे ही मेरे साथ हैं। रिपोर्ट लेकर डॉक्टर से मिल भी आए। पापा की बीमारी डॉक्टर ने उन्हें बता दिया था। यह सुनकर वे बहुत परेशान थे, मुझे बताने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे थे। शाम को माँ भी पापा को देखने आई। पापा और मैं बातें कर रहे थे, यह देख वे बहुत खुश हुए। मैंने परिचय करवाया। पापा को दवा इंजेक्शन देने के कारण सो गए थे। माँ मेरे लिए खाना लेकर गई थी। वे मुझसे खाना खाने के लिए कह रही थी, पर मेरी भूख तो मर ही गई थी। मैं बार बार रिपोर्ट के विषय में पूछ रही थी। गौरव ने कहा, प्रीति जी आप परेशान मत होइए, पापा का एक ऑपरेशन करवाना होगा, वे ठीक हो जाएंगे। तभी हमारे बैंक के मैनेजर व कर्मचारी आ गए। मैनेजर सर के रिपोर्ट के विषय में पूछते ही गौरव उन्हें कुछ दूर ले गए और बातें करने लगे। मैनेजर सर सुनकर चिंतित हो गए और बोले, क्यों ना हम किसी दूसरे डॉक्टर की सलाह लें। तभी मैं वहां पहुंच गई और उनकी बातें सुन ली। सर मुझे देखते ही बोले, प्रीति बेटा मेरे एक मित्र भी डॉक्टर है, क्यों ना एक बार उनकी भी सलाह ले ली जाए। वे बहुत बड़े सर्जन हैं, कई बार बाहर भी ऑपरेशन के लिए बुलाए जाते हैं। यह सुनते ही मैं तुरंत ही तैयार हो गई। सर ने कहा, नहीं आज तो रात हो गई है, आज मैं फ़ोन से बात करके समय ले लेता हूँ। कल शाम 4 बजे तक आप रिपोर्ट लेकर बैंक आ जाना, उधर ही से चलेंगे। मैंने कहा ठीक है सर। अब सभी लोग चले गए। 10 बजने को था। मैंने गौरव से कहा, आप भी माँ को लेकर जाइए, वे भी परेशान हो रही हैं। यह सुनते ही माँ ने कहा, देख बेटी तू जब तक खाना नहीं खाएगी मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैंने कहा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, और आंखों से आंसू बहने लगे। माँ मुझे समझाने लगी और खाना निकालकर अपने हाथों से खिलाने लगी। उनका प्यार और अपनापन देख मेरी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। तभी पापा की आंखें खुल गई और वे मजाक में बोले, अरे बेटी तुझे तो माँ मिल गई। यह सुन सभी मुस्कुराने लगे। फिर माँ को लेकर घर चले गए। मेरी रात आंखों में ही कट गई, क्योंकि मुझे अगले दिन की प्रतीक्षा थी। सुबह तो किसी न किसी का आना जाना लगा रहा। मैं पापा के पास ही बैठी रही। दिन तो यूं ही निकल गया। शाम होते ही गौरव माँ को लेकर आ गए थे। मैं निश्चित समय पर डॉक्टर से मिलने के लिए निकल पड़ी। हमने डॉक्टर चौधरी को सारी रिपोर्ट्स दिखाई। वे रिपोर्ट्स देखते ही बोले, बेटा क्या कोई और है? मैंने कहा, नहीं सर। डॉक्टर सोच में पड़ गए और बोले, अच्छा आप बाहर बैठे। मैंने कहा, क्यों सर क्या हुआ? सर जो भी बात है पूरी सच्चाई से अवगत कराइए। मेरे घर में मेरे पापा के सिवाय और कोई नहीं है। जो भी निर्णय लेना होगा मुझे ही करना है। डॉक्टर अपने मित्र मैनेजर सर की ओर देखने लगे। उन्होंने भी अपनी सहमति दी। तब डॉक्टर ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा आपके पापा को पहले ब्रेन ट्यूमर था, अब यह केस काफी जटिल हो गया है। ये अब कैंसर का रूप ले चुका है। इसका ऑपरेशन मानो तो ना ही करवाओ या फिर मुंबई में ही करवाओ। यदि आप कहे तो वहाँ मेरे मित्र डॉक्टर शर्मा है, वे बहुत सीनियर डॉक्टर है। वैसे तो उनका अपॉइंटमेंट ही दुर्लभ है। आप चाहे तो इनके विषय में सर्च करके निर्णय ले सकती है। मैंने अपना लैपटॉप निकाला और सर्च करने लगी और फिर डॉक्टर से बात करने को कहा। वे फोन करने लगे। बड़ी मुश्किल से फोन लगा। डॉक्टर चौधरी ने केस के विषय में बातचीत की और सारी रिपोर्ट्स ईमेल द्वारा भेज दिया गया। लगभग 20-25 मिनट के बाद डॉक्टर शर्मा का फोन आया। वे बोले, डॉक्टर चौधरी ये केस तो काफी जटिल हो गया है, फिर भी आप कहते हैं तो पूरी कोशिश करूंगा। इधर 3-4 महीने तो समय ही नहीं है। डॉक्टर चौधरी ने बीच में ही कहा, अरे सर इसी महीने की कोई तारीख देखिए, क्योंकि पेशेंट की अकेली एक बिटिया ही है, बहुत परेशान है।
मेहरबानी होगी। डॉक्टर चौधरी के निवेदन करने पर हमें 15 दिनों के अंदर ही डेट मिल गई। हमें 10 दिनों में ही पहुंचना था। अस्पताल वापस आते ही मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई और वहीं रखी माँ की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ मैं रो रही थी। तभी गौरव ने हमें देख लिया और पीछे से आकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछने लगे, क्या हुआ प्रीति जी? उनका इतना कहना कि मैं उनसे लिपट कर रोने लगी और कहने लगी कि मेरे पापा को ब्रेन कैंसर है, बहुत बढ़ भी चुका है। मेरे पापा को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी? गौरव मेरे आंसू पोंछने लगे, मुझे पानी पिलाया और मुझे हिम्मत दिलाते रहे। कुछ देर के बाद मैंने अपने आप को संभाला और पापा के पास आ गई। पापा मुझे देखकर समझ रहे थे कि मैं बहुत परेशान हूँ, अतः वे अपनी बातों से मुझे हंसाने लगे। मैं भी पापा की चाल को समझ रही थी और उनका दिल रखने के लिए हंस रही थी। उसी समय नर्स ने आकर हमें बाहर जाने को कहा। हम सब बाहर आ गए। गौरव के पूछने पर मैंने मुंबई जाने के विषय में बताया। उन्होंने तुरंत 3 टिकट बुक करा दिया। माँ ने भी रोज की तरह मुझे डांटते हुए खाना खिलाया और फिर चली गई। मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को पापा की बीमारी व मुंबई जाने के विषय में बताया। सभी अपनी अपनी राय फोन पर ही देते रहे, पापा से बात कर लेते थे। यह खबर सुनते ही मौसी जी मेरे पास आ गई थी। उन्हें देखकर मैं खूब रोने लगी। मौसी मेरे पास 1 सप्ताह रही। मैं भी निश्चिंत होकर पैसों के इंतजाम में लग गई। गौरव व माँ बराबर आते थे। पापा को उनको आना अच्छा लगता था। पापा बहुत ही खुश दिल थे। सभी के साथ हंसी मजाक करना उनका स्वभाव था। इतने तकलीफ में भी सभी के साथ मजाक किया करते थे। एक दिन मजाक में ही पापा ने माँ से कह दिया, गौरव व प्रीति की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। दोनों एक दूसरे को कितना समझते हैं, क्यों बहन जी? हाँ भाई साहब, माँ ने कहा और सभी हंसने लगे। सभी अपने घर चले गए। सभी के जाने के पश्चात पापा मौसी से भी राय मांगने लगे। मौसी ने भी अपनी सहमति दी। अगले दिन मौसी जाने लगी क्योंकि मौसा जी भी हार्ट के पेशेंट है और वो अकेले ही थे। अब पापा घर आने की जिद करने लगे। मैं पापा को घर ले आई। वे जब तब माँ की फोटो देखकर रोने लगते और कहते, देख तेरी बेटी तुझे तेरे पास आने नहीं देती, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। इधर मुझे मुंबई जाने में केवल 3 दिन बचे थे। एक दिन भारी लग रहा था। इधर गौरव भी अपनी तैयारियों में लगे थे क्योंकि उन्हें भी मेरे साथ जाना था। अतः अपने दीदी जीजा जी को भी माँ के साथ रहने के लिए बुला लिए थे। हम उनसे मिले तो नहीं थे, लेकिन माँ अक्सर मेरे विषय में बातें करती थी जिसे वे भी मिलने के लिए आतुर थी। घर आते ही शाम को माँ के साथ मेरे यहाँ आए। चाय पानी हो गया। मैं अंदर काम कर रही थी। तभी पापा ने माँ से कहा, बहन जी मेरी बेटी की शादी के विषय में आपने क्या सोचा? माँ बोली, हाँ भाई साहब, मेरी तरफ से तो हाँ ही है। पहले आप ठीक होकर मुंबई से वापस आ जाइए तो हम सब मिलकर शादी करेंगे। उनकी सहमति के बाद वे गौरव की दीदी जीजा से भी पूछने लगे, मेरी बेटी प्रीति आपको कैसी लगी? दीदी ने भी कहा, अंकल आपकी बेटी बहुत हिम्मती और समझदार है, उसे कौन नापसंद करेगा। फिर पापा ने गौरव से भी पूछ लिया। गौरव के दिल की बात जानने के पश्चात पापा ने मुझे बुलाया और कहा, बेटी मेरे दिल में एक बात है, मानेगी? मैंने कहा, पापा क्यों नहीं? वे बोले, बेटी तू शादी के लिए हाँ कर दे, मैं मुंबई तभी जाऊंगा जब तेरी मांग में सिंदूर पड़ जाएगा। मैंने कहा, पापा ये क्या जिद है, अभी आप कहाँ मेरी शादी ढूंढने जा रहे हैं? पापा बोले, बेटी तू हाँ कर दे, लड़का मैंने देखा है। मैं हंसती हुई बोली, पापा अस्पताल का कोई वार्ड बॉय या फिर डॉक्टर तो नहीं है? पापा ने कहा, अरे अस्पताल का नहीं है, लड़का तो मेरे सामने ही है। मुझे समझने में देर नहीं लगी। पापा गौरव की बात कर रहे हैं। मैं उनकी तरफ देखकर हतप्रभ रह गई। पापा कहते रहे, बेटी तू बहुत खुश रहेगी, सबकी सहमति है। क्यों गौरव, तू मेरी बेटी से ब्याह करेगा ना? गौरव को तो जैसे खजाना ही मिल गया। खुश होते हुए उसने कहा, हाँ अंकल, लेकिन पहले आप ठीक हो जाइए तब। पापा हम सबसे नम आंखों से निवेदन करने लगे, नहीं बेटा, मेरी बस यही इच्छा पूरी कर दो, कल सिंदूर भर दो, मैं अपनी बेटी की मांग में सिंदूर देखकर खुशी खुशी चलूंगा। उसी समय पंडित को बुलाया गया। अगले दिन का शुभ मुहूर्त रखा गया। सभी को फोन पर पापा ने स्वयं ही बताया और बुलाया। कुछ बैंक व
कॉलेज के लोगों के सामने मंदिर में हमारे 7 फेरे पड़ गए। मेरी मांग में सिंदूर भर गया। अब पापा बहुत खुश थे और मुंबई जाने को तैयार थे। अगले दिन हम मुंबई के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर डॉक्टर को दिखाया, कुछ टेस्टिंग फिर से हुई। रिपोर्ट से मिलते ही पापा को भर्ती कराया गया। अगले दिन पापा का ऑपरेशन था। मुझे बहुत घबराहट थी, मेरी आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। गौरव मेरा हाथ थामकर मुझे समझाते रहे। पापा ऑपरेशन के लिए जाने लगे, मुझे प्यार किए और अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोले, बेटी परेशान क्यों है तू मेरा शेर है, मैं अभी आ रहा हूं। और फिर ऑपरेशन शुरू हो गया। लगभग 2 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आ गए। हमारे पूछने पर डॉक्टर ने कहा, हाँ ऑपरेशन हो गया, आप लोग 1-2 घंटे बाद ही देख पाएंगे। 2 घंटे की लंबी प्रतीक्षा के बाद हम पापा को देख सके। 1-2 दिनों में ही पापा धीरे धीरे बात भी करने लगे थे। पापा को ज्यादा बोलने के लिए मना था, फिर वे अपनी बातें करते रहते, हंसाते रहते। हम बहुत खुश थे। एक दिन जब माँ का फोन आया, पापा ने भी बात करने को कहा। मैं यह कहती हुई कि ज्यादा देर बात नहीं करना, फोन उनके कानों के पास ले गई। पापा हमेशा की तरह उनसे मजाक करने लगे और बोले, मेरी बेटी को आप जैसी माँ मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ। अब तो मैं अपनी पत्नी के पास जाऊँ, कब से छोड़ रखा हूँ। इतना कहकर हंसने लगे और फोन दे दिए। पापा ने कहा, बेटा रात काफी हो गई है, मुझे चादर उड़ा दो और तुम दोनों भी आराम करो। आज मैं पापा को देखकर पूर्णतः आश्वस्त हो गई थी कि पापा ठीक हो रहे हैं। मैंने पापा को चादर उड़ा दिया और बेंच पर ही गौरव के पास बैठ गई। गौरव मुझे सोने के लिए कहते रहे। मैं अपना सिर गौरव के कंधे पर टिकाकर सोने का प्रयास करने लगी। गौरव बहुत खुश थे। अस्पताल में ही पहली बार कह दिया, जिसकी प्रतीक्षा में एवं कसमकस में बरसों से थे। मुझे हल्की नींद आने ही लगी थी कि लगा किसी ने झकझोर दिया हो। गौरव ने कहा, कब से सोई नहीं हो, जाओ वो बेड खाली है, सो जाओ। पर मेरा पापा को छोड़कर जाने की तनिक भी इच्छा नहीं हुई। गौरव मेरे लिए कॉफी लेने जाने लगे। तभी नर्स सुई लगाने के लिए अंदर आई। मैंने कहा, पापा अभी अभी तो सोए हैं, फिर जग जाएंगे। लेकिन नर्स ने कहा, ये सुई जरूरी है और चादर हटाते ही वह घबरा गई। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बताया। यह सुनते ही मैं चीख पड़ी। गौरव भी दौड़ते हुए कमरे में आए। तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पापा हमें छोड़कर जा चुके थे। मैं रोती चिल्लाती रही, लेकिन पापा चिंता मुक्त हो चुके थे। वे मेरी माँ के पास जा चुके थे। वे अपनी अमानत गौरव को सौंप चुके थे। हर तरफ अंधेरा छा गया। हम वापस आ गए। पापा का दाह संस्कार स्वयं मैंने ही किया और उनका काम करने के पश्चात मैं हमेशा के लिए बाबुल के घर से विदा हो गई और माँ के घर आ गई। सपनों की दुनिया से बाहर आते ही मैंने अपने को अपने पति की बाहों में पाया और मैं बहुत खुश थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दो यारो, मुंह दुख जा रहा है भूखते भूखते, और एक शेयर भी कर देना। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।